तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक का विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपका जो 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 20 फरवरी 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना क्लास 12th का हिंदी के सब्जेक्ट का, उसके अंदर। और ये जो है इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस सैंपल पेपर का, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए यानी कि खंड अ कह सकते हैं, पूरा का पूरा देख लिया था, सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेक्शन बी है, यानी जो भी हमारा पेपर बच गया है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, खंड ब जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जी हाँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 20 तारीख का, उसके अंदर यकीन मानिए बहुत मदद करेगा आपको ये वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से डिट्टो रिपीट हो जाए आपके पेपर के अंदर। और जो पेपर का पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही सेम टू सेम पेपर का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है, जो आपका हिंदी का एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। देखिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर एक लाइक से क्या होता है। ठीक है, तो एक लाइक अगर आप करेंगे तो उससे हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वीडियोस को बनाने के लिए, वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। हमें लगता है अंदर से, जेन्युइनली हमारे अंदर से वो आता है ना, फील आता है यार बच्चों को जरूरत है सैंपल पेपर्स की, तो हम और भी ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर बच्चों के लिए लेकर के आते रहे, ताकि बच्चों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, और जो हमारे सैंपल पेपर होते हैं आपके लिए लाते हैं हम लोग, उसके अंदर विथ आंसर के साथ लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उससे नोटिफिकेशन, मतलब उसका जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करूं अगर मैं आपसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की, बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो कुछ इस तरह का आपका हिंदी का पेपर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। टोटल 4 सेट के अंदर आपका पेपर आता है, सेट 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से करके 4 सेट के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आता है। हमने इससे पहले 3 सेट, जी हाँ बच्चों, यानी कि हिंदी के 3 सैंपल पेपर ऑलरेडी देख लिए हैं, सॉल्व भी कर लिए हैं। उनकी वीडियोस भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और ये जो हम लोग पेपर कर रहे हैं, ये हमारा चौथा सेट है, बोले तो चौथा सैंपल पेपर है हिंदी का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी हुई रहती है, जिसको वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर बता रखा है कि टोटल 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर बताई होती है, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। नीचे अगर मैं चलूं बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। मैंने पहली वाली वीडियोस में सामान्य निर्देश को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो वाला सामान्य निर्देश देख लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो हम लोग देखेंगे खंड ब, बोले तो सेक्शन बी को, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, वो हमसे पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रकार के कौन से प्रश्न होते हैं? ऐसे प्रश्न जो डायरेक्ट आपसे, मतलब प्रश्न बोले तो क्वेश्चन पूछ लेगा और उसका आंसर आपको लिखना है। वहां पर कोई भी आपको चॉइस, विकल्प कह लीजिए, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अथवा वाले क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन आपको विकल्प, ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आंतरिक विकल्प यानी अथवा देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, उसके निर्देशों का आपको बहुत सावधानी से पालन करना है।
दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखने का प्रयास आपको करना है। यानी कि कोशिश कीजिए कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर लिया, 2 अटेंड कीजिए, 3 अटेंड कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पेपर अपना अटेंड कीजिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ भी आई होंगी। चलिए हम अपने पेपर को शुरू करते हैं और जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को, तो हम लोग आ गए बच्चों खंड ब के अंदर, जिसको आप इंग्लिश में सेक्शन बी भी बोलते हैं, और इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 विषय दे दिया, 3 बेसिकली कह सकते हैं टॉपिक दे दिया है, उसमें से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपको एक निबंध टाइप का, जिसको आप कह सकते हैं, वो लिख करके दिखाना है। ठीक है, तो 3 विषय आप देख सकते हैं। पहला है मेरे बगीचे में खिला गुलाब, दूसरा है प्रातः काल योग करते लोग, तीसरा है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो इन तीनों में से किसी एक पर लिख करके दिखाना है। मैंने पहले वाले यानी क जो दे रखा है मेरे बगीचे में खिला एक गुलाब या खिला गुलाब, उसके ऊपर लिख करके दिखाया है। एग्जाम्पल लिख लिए कि कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर टॉपिक या टाइटल जो भी कह लीजिए वो लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया मेरे बगीचे में खिला गुलाब। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में जो भी चीजें आपको पता है ना वो आप लिखते चलिए। सबसे पहले एक भूमिका या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप, जैसे कि मेरे लिए वह सबसे खुशी का दिन था जब मेरे बगीचे में फूल खिला, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं अपने बगीचे के लिए एक गुलाब का छोटी सी कलम लेकर आई थी, मैंने अपने बगीचे में कलम लगाई, उस दिन मैं बहुत खुश थी, मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है, मैं एक गुलाबी रंग की कलम लेकर आई थी। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे बगीचे में खिला गुलाब के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, जो अगर आप लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कस्टमाइज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चेक करने वाला टीचर होता है ना, जो आपका कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम का, तो वो उसी हिसाब से क्रिएटिविटी के ऊपर जो है नंबर देता है। तो जितना अच्छा से अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा आप लिख लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इसको पैराग्राफ में लिखने का, लाइन वाइज मत लिखिएगा इसको। तो इसको पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ लाइन वाइज लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। अगला देखिए पैरा में क्या बता रखा है कि मैंने माली अंकल से कहा और उन्हें बगीचे में कलम लगाई, जैसे कि उन्होंने बगीचे में कलम लगाई, कलम मतलब एक छोटा सा मतलब पौधा कह सकते हैं जो उन्होंने लगा दिया। माली अंकल ने मुझे बताया कि कैसे इसका ध्यान रखना है, मैंने माली अंकल से सब कुछ सीखा, मैंने अपने पौधे जो है उसको बहुत ही देखभाल की और मैं उसे समय समय में पानी दिया करती थी, उसे धूप से बचाया करती थी और मैंने उसकी बहुत देखभाल की। तो इस तरह से एक लड़की है जो यहाँ पर ये चीजें बता रही है कि कैसे जो है यहाँ उसके बगीचे में जब गुलाब, तो आपको पता ही होगा बच्चों कि गुलाब एक जो होता है फूल होता है बेसिकली, जैसे कमल का फूल होता है, चमेली का, चंपा का फूल होता है, तो उसी तरह से गुलाब का भी एक फूल होता है, जिसको बगीचे में लगाने के बाद जो भावनाएं रही वो यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी और भी कोई यहाँ पर टॉपिक सिलेक्ट करके, जैसे प्रातः काल योग करते लोग, ठीक है, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए, तो इस तरह के यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दे देगा, जिसमें से किसी एक पे आपको एक विषय पर बोले तो एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको लगभग 120 शब्द में रचनात्मक लेख लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइप का चीजें यहाँ लिखना है, निबंध टाइप का आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अगर हम लोग चले तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है और एक क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसका आंसर आपको 60 शब्द 60 वर्ड्स के अंदर कम से कम लिखना है। एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर कैरी करेगा, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से रेडियो माध्यम की कमियां जो होती है ना उनका आपको वर्णन करना है। अलग अलग जनसंचार माध्यम है, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो उसमें से जो है सो कि जो रेडियो माध्यम है, आपने अगर अभी के आप बच्चे होंगे तो आपने शायद ही रेडियो देखा हो वैसे एक्चुअली, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर बच्चों ने रेडियो देखा होगा। गांव में आज भी कई लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं। तो रेडियो जो होता है उसकी क्या कमियां होती हैं वो हमें बताना है कि भैया जो रेडियो है हमारा जनसंचार माध्यम के अंदर
उस रेडियो की कमियां क्या है वो बताइए। तो देखिए रेडियो जो होता है आपको पता होगा कि एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते। जैसे कि आपको ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप चाहते हैं कि थोड़ा पीछे करके दोबारा देखना, तो इजीली आप क्या करेंगे, रिवाइंड कर लेंगे और दोबारा देख लेंगे। लेकिन रेडियो में ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है भैया। रेडियो में एक बार जो सुन लिया आपने वो सुन लिया, अब वो रिपीट नहीं हो सकता आपके मर्जी पे, वो खुद रिपीट कर दे वो बात अलग है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कमी में से एक है, ठीक है, रेडियो माध्यम की। अगला, कई बार रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं ना, एक समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। आपको कई बार क्या होता है कि आपको समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए शाम को 7 PM पे क्या होगा, न्यूज आएगा कि फलाना हुआ, देश के अंदर ये हुआ वो हुआ, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे अपने फोन में, तुरंत यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे टुडे न्यूज, तुरंत आ जाएगा न्यूज। जो न्यूज आपको देखना है सुनना है तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, या पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन रेडियो के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको क्या है, रेडियो में ना एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे बुलेटिन आएगा, ये न्यूज आएगा, ये कार्यक्रम आएगा, तो उन सभी चीजों के लिए ना वेट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई गाने आप सुनते हैं और वो गाने जो है शाम के 7 या 8 बजे ही आता है रेडियो पर, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि यार 8 बजेगा तब वो ऐसे गाने सुनाई देंगे हमें, ठीक है। तो ये रेडियो माध्यम की बहुत बड़ी कमियों में से एक है। और क्या है भैया, रेडियो में अधिक लंबे समय तक जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो मतलब उसको सुना नहीं जा सकता बेसिकली, क्योंकि वो उबाऊ हो जाते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर उबाऊ हो जाते हैं, तो बिल्कुल भाई, रेडियो में क्या होता है ना भाई, कि अगर आप एक लंबे समय तक एक कार्यक्रम सुन रहे हो रेडियो में, अधिक लंबे समय तक, तो वो नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, आजकल तो शॉर्ट्स का जमाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स का, तुरंत 30 सेकंड में का एक शॉर्ट आया, उसको देखा, फिर आगे स्वाइप अप कर दिया, फिर अगला शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप रेडियो में नहीं कर सकते। रेडियो में ऐसा थोड़ी ना कि स्वाइप कर दिया तो अगला कार्यक्रम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रेडियो में क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है कि एक जो कार्यक्रम होता है बहुत लंबे समय तक चलता है, तो आप उसको सुनेंगे नहीं, रेडियो तुरंत बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे, स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है कि आप तुरंत ही कोई दूसरा चीज लगा करके देख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ रेडियो की कमियों के अंदर आप लिख सकते हैं। और क्या कमियां होती है रेडियो की, इस माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखना काफी कठिन होता है। ये जो आपका माध्यम है, रेडियो माध्यम, जनसंचार माध्यमों में से, तो इसमें जो श्रोता होते हैं, क्योंकि रेडियो में आप कुछ देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाले जो लोग हैं, जो रेडियो सुनते हैं, तो उनको बांध करके रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कई बारी सुनते हैं लोग, कई बार रेडियो बंद कर देते हैं, ठीक है, मर्जी के ऊपर होता है उनके। तो उनको बांध करके रखना बहुत ज्यादा काफी कठिन होता है यहाँ पर। तो ये सारी कमियां हैं। कुछ और भी कमियां आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए इतना लिख करके आपको बता दिया। वैसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है और ये आंसर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन डेप्थ रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है। देखिए इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है, ये कई बार पेपर में आ जाता है। तो इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाना इन डेप्थ रिपोर्टिंग हमारा कहलाता है, या इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिकली जो चीजें अवेलेबल होती है, जैसे कि अभी अडानी जी का ले लीजिए नाम। अडानी ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप्स के ऊपर हिंडनबर्ग जो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, उन्होंने बहुत रिसर्च करके एक रिपोर्ट निकाल दिया अडानी ग्रुप के ऊपर। तो उन्होंने अपने से थोड़ी ना उनके ऊपर मतलब एक तरह से कह लीजिए रिसर्च किया है या वो किया है, अपने से थोड़ी ना कोई सबूत सामने लाया है। जो सबूत पहले से ही जनता के सामने उपलब्ध थे, उन्हीं को इकट्ठा किया हिंडनबर्ग ने, ठीक है। और उन्हीं सबूतों से क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार की और जो मार्केट में रिलीज कर दिया कि ये रिपोर्ट है, ये हमने 2 साल तक रिसर्च किया है और ये रिपोर्ट हमने यहाँ पर बनाई है। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि आप देखेंगे तो आपके स्कूल में ले लीजिए, ठीक है। आपके स्कूल में क्या होता है कि हर रोज जो होता है अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है। हर रोज आप जाते होंगे स्कूल, संडे छोड़ करके या हॉलीडे छोड़ के, तो एक अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो वो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते करते साल के अंत में बहुत सारा आपका अटेंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो साल के अंत में क्या होता है कि जो टीचर होता है आपका, वो सारा आपका अटेंडेंस काउंट करता है और बोलता है कि अगर आपका 75% अटेंडेंस हुआ तभी आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। तो पूरे साल भर जो आपके टीचर ने आपका अटेंडेंस लिया, तो वही अटेंडेंस यहाँ पर आ गया और उसी को और डिटेल में एनालाइज करके टीचर ने क्या किया, आपको एक रिजल्ट दे दिया कि हाँ भाई
अगर आपका 75% है तो ही आप जो है यहाँ पर एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बेसिकली कि सार्वजनिक रूप से जो हमारे तथ्य होते हैं, सूचनाएं होते हैं, फैक्ट्स वगैरह जो भी कह लीजिए, जो आंकड़े होते हैं, उनको गहराई से छानबीन करके क्या होता है, महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। यही हमारा इन डेप्थ रिपोर्टिंग कहलाता है, या रिपोर्ट कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, मेरे मन में जो भी एग्जांपल आए मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका का आपको वर्णन करना है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल क्या होता है। द्वारपाल बिल्कुल सिंपल सी चीज है, समझिए इसको। संवाददाता द्वारा भेजी गई खबरों की सत्यता, निष्पक्षता की जांच कर जो है कि अशुद्धियों को दूर कर प्रकाशन योग्य बनाने वाले संपादकीय मंडल को द्वारपाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप होता है, क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप होता है जो कई सारे संवाददाताओं का एक मंडल होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो एडिटर लोग जो न्यूज भेजते हैं ना कि हाँ जी ये न्यूज को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, छापना है, तो उस न्यूज की गहराई से छानबीन करते हैं ये संपादकीय मंडल। संपादकीय मंडल एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, ये एकदम छानबीन करके और देखते हैं कि क्या कमियां हैं उसके अंदर, क्या कमजोरियां हैं, उसको ठीक करते हैं और उसके बाद उस न्यूज को, उस चीज को प्रकाशन के योग्य, प्रकाशन के योग्य मतलब छापने के योग्य बनाते हैं। तो उसे ही हम लोग द्वारपाल कहते हैं। अशुद्धियों को हटाना और जो कमियां हैं उसको दूर करना, ये उनका काम होता है द्वारपाल मंडल का। ठीक है, या कह लीजिए संपादकीय मंडल या द्वारपाल के लिए, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 9वें क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं और यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर के लिए है। 2 क्वेश्चन आप सही से अटेंड कर लेते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9वें का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से इंटरनेट माध्यम की खूबियां व कमियां जो होती हैं उसका आपको वर्णन करना है। देखिए जाहिर सी बात है, आप जो ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी इंटरनेट की मदद से है। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब कैसे चल रहा है, इंटरनेट की मदद से चल रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, जैसे आप लोग जियो का सिम ले रखे होंगे या फिर आप एयरटेल का सिम ले रखे होंगे या फिर वीआई का सिम होगा आपके पास, तो ये सिम आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है और उसी इंटरनेट के थ्रू आप लोग जो है चीजों को एक्सेस कर पाते हैं, चाहे वीडियोस देख पाते हैं, गाने सुन पाते हैं या सारी चीजें कर पाते हैं। तो उसी इंटरनेट की, जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खूबियां आपको बतानी है और कमियां आपको बताना है कि क्या कमियां हैं और क्या उसकी अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट माध्यम की खूबियों की, तो बहुत सारा फायदा है भाई। देखो इंटरनेट जब आपके पास रहता है तो उस पर आप कोई भी कंटेंट, चाहे न्यूज हो या कोई भी चीज हो, उसको देख सकते हो और उसमें जो लिखे हुए चीजें हैं उसको पढ़ सकते हो। यानी प्रिंट माध्यम का भी आपको फायदा मिलेगा। तो दोनों माध्यमों का आपको लाभ मिलेगा, दृश्य माध्यम और प्रिंट माध्यम, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार प्राप्त होता है। ठीक है, इंटरनेट पे आप जैसे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे क्लास 12 सीबीएसई डेट शीट, फटाक से आप देखेंगे मतलब 50 वेबसाइट आपके सामने, 85 कह लीजिए वेबसाइट खुल करके आ जाएगा आपके सामने, ये लीजिए डेट शीट, ये लीजिए डेट शीट, ये लीजिए। आप जाइएगा सिर्फ सीबीएसई का डेट शीट पे, सीबीएसई का वेबसाइट पे। खैर, तो यहाँ पर आप एक क्लिक से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लीजिए एक जानकारी ढूंढनी है तो पुरानी किताबें निकालनी पड़ती थी, उसमें से वो जानकारी ढूंढनी पड़ती थी। आज के टाइम पे वो चीजें खत्म हो चुकी है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सब्जी बनानी है, पनीर, आलू पनीर या मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, तुरंत आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तुरंत आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारा इंटरनेट। और क्या फायदा होता है, यह संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, हम लोग लेटर भेजते थे, यानी चिट्ठियां भेजा करते थे, चिट्ठी भेजने में बहुत पैसा खर्चा हो जाता था उस टाइम पे, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरनेट आया और आज इंटरनेट के आने की वजह से आप बहुत सस्ते से सस्ते रेट में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहाँ बैठे हैं, आप भारत में बैठे हैं और आपका दोस्त है अमेरिका में यानी यूएस में। आप अपने दोस्त से वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं व्हाट्सएप की मदद से। और व्हाट्सएप किससे चलता है, इंटरनेट से, बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट में। और आज से 100 साल पहले चले जाइए, उस टाइम कर लेते अपने दोस्त से बात, नहीं कर पाते इतने सस्ते रेट में। ठीक है, अगर दोस्त से बात करना होता तो आप और भी आपको तरीके निकालने पड़ते।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की, तो ये बहुत सस्ता माध्यम है संवादों के आदान प्रदान का। संवाद मतलब मैसेज होता है, ठीक है, और चैटिंग का भी सबसे सस्ता स्रोत है। अगला, खबरें बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। जो भी न्यूज होता है उसको बहुत फास्टली पहुंचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि भारत के किसी स्थान में कोई घटना घटी, अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है हमें। लिथियम वो होता है जिससे बैटरी बनाया जाता है, जैसे आपके फोन में जो बैटरी है ना वो लिथियम से बना हुआ है। तो वैसा ही जो लिथियम है उसका बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो वो जो सूचना है एकदम से फैल गई पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि देखिए भारत के जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का बहुत बड़ा भंडार, देखिए अब भारत बनेगा दुनिया का सुपर पावर, देखिए देखिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज बहुत फास्ट तरीके से आपके पास आ सकते हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो ये सारी चीजें आप इंटरनेट की खूबियों के अंदर लिख सकते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं इंटरनेट की खामियों की, देखिए कोई भी चीज होता है तो उसकी अगर अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी होती है। तो उसी प्रकार से इंटरनेट जो है उसकी कुछ बुराइयां भी है। क्या है भाई? देखिए इसमें समय सीमा ना होने के कारण लोग जो है सो कि दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं। आप देखेंगे छोटा छोटा पैदा हुआ बच्चा भी यार 2 महीने का 4 महीने का बच्चा भी फोन में लगा रहता है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ऐसे जो बच्चे वीडियोस देखते रहते हैं। मेरे घर में खुद मेरी जो भतीजी है आपको मैं बताऊं तो वो खुद जो है वीडियोस देखती है यूट्यूब पे, तब वो जाकर के रोना चुप करती है। और ये ना केवल मैं अपने घर का बता रहा हूँ, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा जीवन है, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के बच्चों को देखा है ऐसा होते हुए। तो इसमें क्या हो रहा है ना, लोग एक तरह से इसके अंदर ना घुसते जा रहे हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो, ठीक है। गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है। अब आप सोचिए ना, एक जो मजदूर व्यक्ति है जो निर्माण का कार्य करता है, घर निर्माण का, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का काम करता है, ईंटा पत्थर ढोता है, उसके लिए इंटरनेट किस काम का? ठीक है, वो उतना यूजफुल नहीं होगा। हाँ, वीडियोस देखने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकता है या गाने वगैरह सुनने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल इंटरनेट का यूज है वो नहीं कर पा रहा है। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे जो आज का जो जनरेशन है, नया जनरेशन, आप लोग तो फिर भी अभी 18 से लेकर के 20-22 साल तक की एज में होंगे, 20 साल तक की एज में मैं समझता हूँ आप सभी होंगे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे आपसे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आपके जो जूनियर्स है, वो देखेंगे कि तुरंत इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, देखिए मैं फलाना ढिकना यहाँ आ गया, मैं जा रहा हूँ ट्रैवलिंग टू इधर उधर, ठीक है, आज मैंने ये खाना खाया, आज मैंने ये खाना खाया। तो ये जो लत है ना कि हर समय अपने आप को अपडेटेड रखना है, ये बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि यार देखिए हर समय अपडेट रहना भी जरूरी नहीं होता है, निजी जीवन भी जरूरी है आपका, ठीक है। तो ये इंटरनेट की खामियों के अंदर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछ लेता है। और जो है सो कि आप देखेंगे पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस मैंने अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, वहां पर भी बता रखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है सो कि एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर अभिव्यक्ति माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे थे ना, सारा चीज उसके अंदर कवर करा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा, चैनल पे वो वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमसे पूछ रहा है कि कहानी जो होता है लेखन में द्वंद और संवाद का योगदान अति महत्वपूर्ण होता है, स्पष्ट कीजिए। जो कहानी लेखन होता है, जब कहानी लिखा जाता है तो उसके अंदर जो द्वंद होता है और जो संवाद होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर द्वंद और संवाद के बारे में डिटेल में बता दीजिए क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए जो द्वंद होता है हमारा, ये क्या होता है? कहानी में द्वंद के तत्वों का होना आवश्यक होता है। द्वंद कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती है। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कथानक की यह शर्त है कि यह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी द्वंद के कारण ही पूर्ण होती है। तो द्वंद जो होता है ना, उसी के कारण आपका कहानी जो है वो पूरा होता है बच्चों। तो ये होता है आपका द्वंद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं संवाद क्या होता है। संवाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। संवाद क्या होता है? कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसके अंदर संवाद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों भैया? तो वो समझिए थोड़ा सा। संवाद की कहानी और पात्र को स्थापित जो है सो कि एवं विकसित करते हैं। यानी कहानी के अंदर जो आपका संवाद होता है ना, उसके अंदर पात्र जो होते हैं, पात्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी चल रही है, उसके अंदर हीरो हीरोइन होते हैं, तो वो उस मूवी के पात्र है, जिसको इंग्लिश में आप कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसका एक हीरो या हीरोइन जो भी होता है उसको आप पात्र बोल सकते हैं।
तो उस पात्र के लिए संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, कहानी को गति देता है, ये आगे बढ़ाता है संवाद हमारा, जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता। ठीक है, कहानी को अगर आगे बढ़ाना है तो संवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं, यानी कि जो पात्र लोग होते हैं, कैरेक्टर लोग जो होते हैं, उनका कैसा स्वभाव है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें कहानी के अंदर किसके थ्रू पता चलती है, संवाद के थ्रू पता चलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 10वें प्रश्न के अंदर, यानी 10वें क्वेश्चन के अंदर। ये क्या कह रहा है, 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे दिया, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेंड करना है, और एक क्वेश्चन जो आप अटेंड करेंगे यानी लिखेंगे, कम से कम 40 शब्दों में 40 वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए 10वें का पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सरोज स्मृति कविता में कवि निराला जी जो है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी वेदना के सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सरोज स्मृति कविता है, पोएम है, इसमें जो निराला जी है, उनकी जो वेदनाएं रही हैं समाज को लेकर के, कि कैसे समाज है, क्या है, नहीं है, तो उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो यह केवल एक भाग्यहीन पिता के संघर्षों से उपजी वेदना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो वेदना है, ये एक भाग्यहीन पिता के संघर्षों की उपज है। ठीक है, यानी कि उनके जो पिता थे वो भाग्यहीन थे, क्योंकि देखिए कम उम्र में ही उनका जो है निधन हो गया। इस तरह से चीजें आप वो जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा और बेटर तरीके से। नहीं, वरन समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले युगचेता कवि निराला की समाज द्वारा की गई उपेक्षा को भी प्रकट करता है। तो यहाँ पर निराला जी के समाज के ऊपर जो चीजें बताई गई है, उस चीज को भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में लिखने का, 40 शब्द के अंदर अंदर निपटा दीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो पेपर होता ही 3 घंटे का है। 3 घंटे में आपको हर एक क्वेश्चन में एक टाइम लिमिट लेकर के चलना होगा कि इतने टाइम लिमिट में अपना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वसंत आया कविता में कवि ने आज के मनुष्य की जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य मतलब एक तरह से होता है ना, बेइज्जती करना टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से व्यंग्य किया है। इस कथन की पुष्टि उदाहरण देकर आपको करना है। तो देखिए आधुनिक जीवन शैली की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्यंग्य की वसंत के आने की सूचना कैलेंडर से एवं वसंत के सौंदर्य का ज्ञान भी कविताओं के अध्ययन द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात हो रहा है ना, आधुनिक जीवन में जो मनुष्य की शैली है ना, वो काफी व्यंग्यात्मक है। ठीक है, और कैलेंडर वगैरह के बारे में भी बात हो रहा है। आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रखा है, बाकी आप जब आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। एनसीईआरटी को आपको आधार बनाकर हमेशा आपको अपना आंसर लिखना है। अगर मैं आपको एक मान लीजिए कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे, जी हाँ बच्चों 60 बच्चे पेपर दे रहे हैं क्लास 12 का हिंदी का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तो 60 जो बच्चे हैं ना, वो आंसर जो लिखेंगे वो डिफरेंट आंसर होगा। जी हाँ बच्चों, आंसर सबका डिफरेंट होता है। जो टीचर होता है, जो चेक करने वाला होता है आपका कॉपी बोर्ड एग्जाम का, तो वो बस ना वो कुछ पॉइंट्स देखता है कि हाँ सभी बच्चों ने ये पॉइंट्स को टच किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और जो अपना आंसर लिखा है वो एनसीईआरटी को आधार बना करके, बेस बना करके लिखा है कि नहीं लिखा है। बस टीचर यही चेक करता है आपका। अगर टीचर को लगता है कि सही है तो बस टीचर आपका क्या करेगा, सही कर देगा और फुल मार्क्स से वहां पर दे देगा, और अगर टीचर को लगेगा गलत है तो भाई सीधा कट्टा मार देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना आंसर लिखते हैं वो एनसीईआरटी को आधार बना करके लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर बात आ गया अपने शब्दों में, तो थोड़ा बना करके भी आप लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, अपने शब्दों में लिखिए। तो थोड़ा बहुत जो आपने अगर आपने पढ़ रखा है पूरा चैप्टर तो वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही चैप्टर का। थोड़ा बहुत अगर वहां से आइडिया और थोड़ा बहुत अपने दिमाग से लगा करके बना करके अभी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो हमारा भारत महान यार। देखिए हमारे भारत के बारे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
जैसे कि लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है, यानी जो सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। चारों ओर हरियाली है, नीले आसमान में उड़ते पक्षी हमें दिखाई देते हैं, नीला समुंदर और उसकी लहरें हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो है इस तरह से आप वर्णन आप कर सकते हैं कि कार्नेलिया की गीत कविता में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है सो कि कुछ इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 11वां क्वेश्चन। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो में से कोई एक करना होगा और 6 नंबर का रहेगा आपका सप्रसंग व्याख्या, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लाइनें दे दी हैं आपको, उसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है कि हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, मैं स्वीकार करूं मैंने पहले बार जाना। तो इस तरह से दे रखा है, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हिमालय किधर है और कुछ मतलब कुछ स्टार्टिंग की लाइन ले लीजिए, कुछ एंडिंग की लाइन ले लीजिए और बीच में डॉट डॉट लगा दीजिए, डॉट 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 डॉट, और हिमालय किधर है। तो इस तरह से लिख दिया आपने। उसके बाद आ जाइए सीधा संदर्भ लिख दीजिए, कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के जो काव्य दिशा से अवतरित है। ठीक है, जिसके कवि केदारनाथ सिंह जी है। प्रसंग में लिख दीजिए कि यहाँ कवि ने बालक तथा हिमालय के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। उसके बाद व्याख्या कर दीजिए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, जैसे आप कर सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले संदर्भ आएगा, फिर आएगा प्रसंग, फिर आएगी व्याख्या। संदर्भ में क्या होगा, कहाँ से लिया गया है। प्रसंग में क्या होगा कि किसके बारे में बताया गया है। व्याख्या के अंदर पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा आपका विशेष या फिर कह लीजिए काव्यगत विशेषताएं, कह लीजिए सरल, सहज और प्रभाव पूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है और पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्ति छंद तथा चित्रात्मक शैली है। गुण प्रसाद तथा रस अद्भुत है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलें तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 2-2 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ अटेंड करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखना है तथा इसे चुनने के लिए अपना तर्क देना है आपको। तो देखिए, जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है वो यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है, यानी कि वो जो पाठ लिखा गया है ना, वो जैसे एक ट्रैवलर ट्रैवल करता है और जो उसने देखा वो लिखता है ना किताब में, तो उसी शैली में, यात्रा वृत्तांत शैली में ये जो पाठ है लिखा गया है। जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं आप, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्क सहित आपको इस शीर्षक मतलब ये लिखेंगे आप अच्छे से तो आपको आंसर मतलब अगर आपने आंसर लिख दिया सही से तो आपको अंक मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा में कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों करती है, स्पष्ट कीजिए। तो इनकी जो लिखी गई है मतलब छात्र छात्राएं शेर पहचान चार हाथ के बारे में बता सकते हैं, जो कि असगर वजाहत जी के द्वारा जो है सो कि लिखी गई है। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपको आंसर्स दिखाता चलूं और समझाता चलूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर में मुझे लिखना कैसे है। क्यों? क्योंकि भाई आपने पूरे साल भर क्या पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपने जो आपका एग्जाम का 3 घंटे है उसको यूटिलाइज करके अपना पेपर नहीं दिया। इसीलिए हम लोगों का जो एक ड्रीम है ना, आप कह लीजिए, आप बोलेंगे सर आपका भी हमारे लिए ड्रीम है, तो बिल्कुल आपके लिए हमारा यही ड्रीम रहता है, हमारा यही सपना रहता है या हमारी यही लगन रहती है कि हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाएं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखना कैसे है। और अगर आपने इतने सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली ना भाई, तो इजीली आप अपना पेपर अटेंड कर पाएंगे। वो 3 घंटे का जो एग्जाम होगा उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में आपने जो लिखा, टीचर आपके उस पेपर से आपको जानता है, आपके चेहरे से, आपके नाम से आपको नहीं जानता है। ठीक है, तो पेपर अच्छा से करने का प्रयास कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो। देखिए पारो और संभव के बीच में जो प्रेम था ना, वो कह लीजिए अंतहीन था, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा उसके मन में चल रहा था। पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसा ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद जो है इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। वह हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसी होगी। यानी कि उसने मन ही मन तो वो संभव से प्रेम करने ही लग गई थी पारो, लेकिन क्या हुआ था कि उसने एक मनसा भी मांगी थी मनसा देवी पर जाकर कि वो दोबारा उससे मिलना चाहती है लड़के से, ठीक है। और उसकी वो मुराद जो है बहुत जल्दी पूरी हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश भी हुई थी। इसीलिए कहा जाता है मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें बेसिकली सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इन लाइनों का सप्रसंग व्याख्या करना है कि धर्म का रहस्य जानने डैश 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 कई बातें निकल आवे। तो इनका हमें सप्रसंग व्याख्या करके बताना है। देखिए इसी तरह की लाइनें दे देगा आपको बेसिकली सप्रसंग व्याख्या करने में, और आपको समझना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इस चैप्टर में क्या क्या बातें हुई थी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर्स की वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली आपका होते रहेगा। और उसके अलावा आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अलग से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। संदर्भ में सबसे पहले कहां से लिया गया है, तो पाठ है हमारा घड़ी के पूर्जे। इसके लेखक कौन है, हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रसंग में आप लिख देंगे लेखक का मत है कि धर्म जो है मुट्ठी भर धर्माचार्यों तक ही सीमित न रहे, अपितु आम लोग भी उसका रहस्य समझ सके, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके। तो यानी लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म के रहस्य है वो कुछ मुट्ठी भर लोग ही उसको कंट्रोल में ना रखे, सभी लोग समझ सके कि धर्म एक्चुअली में है क्या, ठीक है, जिससे कि समग्र सबका विकास यहाँ पर हो सके। ऐसा किसका मत है, यहाँ पर लेखक का मत है। और उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि क्या होता है, धर्माचार्यों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, व्याख्या के अंदर। और यहाँ एक्सप्लेन जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ कुछ विशेष में भी लिख देंगे आप, जैसे कि भाषा जो है हमारा विषय अनुकूल खड़ी बोली है। शब्द भंडार कौन सा है हमारा, तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति क्या है हमारा, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। शैली कौन सी है हमारा, विचारात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर विशेष या कह लीजिए काव्यात्मक वो जो विशेष होता है ना, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक का आंसर देख लेते हैं, जैसे कि विस्कोहर की माटी पाठ जो है वो किस शैली में लिखा गया है, और इस में लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठ तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखिए विस्कोहर की माटी मैंने आपको पहले भी बताया इसी सैंपल पेपर के अंदर, ये एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। आत्मकथात्मक शैली क्या होता है, जिसके अंदर काइंड ऑफ बायोग्राफी वाला शैली जो आप कह सकते हैं ना, उसमें ये चैप्टर लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ और गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। लेखक जो राइटर है उन्होंने अपनी माँ का और अपने गांव का और गांव के आसपास का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका वर्णन इसके अंदर किया है। ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं का वर्णन भी किया गया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर लेखक का गांव जो है ना, और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है उसको रखा गया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे, इजीली आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अथवा या कह लीजिए चॉइस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर स्पष्ट आपको करना है। तो देखिए जैसे ठंडी में, जैसे अभी ठंडी चल रहा है तो ठंडियों में ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, तो वैसे गर्मियों में गरम गरम हवाएं जो बहती है उसको बोला जाता है लू। और उस लू से बचने के लिए देखिए, वो लू अगर किसी को लग गया ना भाई तो बंदा समझ जाइए बस
ठीक है, तो उससे बचने के लिए कई सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताना है कि क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। जब आप अपने साथ एक प्याज लेकर के चलेंगे ना, तो आपको लू नहीं लगेगा, ये कहा जाता है और ये एक्चुअली में होता भी है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है। पन्ना मतलब कच्चे आम को क्या करते हैं ना, शरबत बना लेते हैं उसका और उसको पीते हैं। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह में लेपा जाता है या नहाया जाता है तथा उससे सिर धोया जाता है। यानी कच्चे आम से देह में लेप लीजिए, उसको साबुन की तरह इस्तेमाल करके नहा लीजिए, सिर धो लीजिए, तो आपको लू नहीं लगेगा। ऐसा आपका विस्कोहर की माटी पाठ के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सैंपल पेपर हिंदी का समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये सैंपल पेपर समझ में आया होगा, पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट था हमारा ये सैंपल। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।